हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। सितंबर 25 एग्जाम्स आने वाले हैं एंड उसके लिए ये वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द टिप्स जिसने मुझे बहुत हेल्प किया था, या फिर कोई गलतियाँ जो मुझे पर्सनली लगा कि ये मैंने कर लेनी चाहिए थी तो मेरा परफॉर्मेंस और बेटर होता। सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये टिप्स दोनों इंटर और फाइनल दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, तो स्टे ट्यून टिल द एंड। सबसे पहले 1.5 डेज प्लानर। तो अगर अभी तक के आपने प्लान नहीं किया होगा कि एग्जाम से आने के बाद और नेक्स्ट पेपर से पहले जो आपको 1.5 डेज या फिर अगर कभी छुट्टियां है तो ज़्यादा टाइम जो मिल रहा है, तो वो टाइम में आप कैसे पढ़ोगे? अगर आपका शेड्यूल डिसाइडेड नहीं है कि आज एग्जाम से आने के बाद आपने कौन सा चैप्टर उठाना है, उसके बाद कौन सा चैप्टर उठाना है, नेक्स्ट डे कौन सी पढ़ाई करनी है और एग्जाम वाले दिन क्या चैप्टर करने हैं, तो प्लीज़ 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 अभी वो प्लानर बना लो हर एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कोई भी फैकल्टी जो 1.5 डेज का प्लानर शेयर करती है, जो भी आपकी फेवरेट फैकल्टी होगी। मुझे पर्सनली शुभम केसवानी सर का प्लानर फिजिबल लगा था, तो वो मैंने एक्सेप्ट किया था एंड इट हेल्प मी अलॉट। तो आप कोई भी फैकल्टी का वो प्लानर उठा सकते हो पास्ट के वीडियोस देख के, और वही प्लानर को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम्स के बाद आओगे तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार 1.5 डेज है और इतना सारा सिलेबस है, मैं कैसे करूँगी, अ, कौन सा चैप्टर पहले उठाओ कौन सा चैप्टर बाद में उठाओ, इतने सारे लेसन है, इतना सारा पोर्शन है। वो सारी झंझट से आप बच जाओगे, आपके पास टाइम टेबल होगा, बस आपको एक एक चैप्टर उठाना रहेगा और करना रहेगा। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्पेशली फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम्स, तो हमें लगता है कि 1.5 डेज है या फिर 2 ही दिन है तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देख के आगे बढ़ते हैं। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जहाँ राइटिंग प्रैक्टिस करके ही आपको कंफर्ट आता है, तो प्लीज़ उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो। इससे ये होगा कि एग्जाम में आपके हाथ जल्दी जल्दी चलेंगे, आपका ब्रेन वो हिसाब से फंक्शन करेगा। तो 2 4 5 क्वेश्चन की हाथ से प्रैक्टिस ज़रूर करना। मुझे तो पर्सनली हाथ से प्रैक्टिस करने के बाद ही कंफर्ट आता था, तो आई यूज टू डू राइटिंग प्रैक्टिस अलॉट। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन देख के भी कंफर्ट आता है तो इट्स ओके, बट प्लीज़ तब भी 4 5 क्वेश्चन या 8 10 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस नॉन नेगोशिएबल है, तो वो ज़रूर ज़रूर करना। थर्ड थिंग, क्वेश्चन आता है कि मैराथन देखे या ना देखे। कुछ बच्चों का होता है कि मैराथन देखने से इफेक्टिव रिवीजन होता है, रिवीजन करने में टाइम कम लगता है। कुछ बच्चों का होता है कि मैराथन देखा फिर टाइम चला गया, फिर खुद से वापस से वही पढ़ना है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि जनरली क्या होता है ना, आज पेपर ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट सब्जेक्ट का मैराथन आज शाम से स्टार्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हो ना, उस दिन शाम में वो चैप्टर्स उठाओ या फिर वो टॉपिक उठाओ जो आपको एकदम अच्छे से आते हैं। मतलब सिलेबस में ऐसा कुछ तो एरिया होगा जिसमें आपको 100% कंफर्ट होगा, या फिर आपने उसकी रिवीजन पहले से बहुत अच्छे से की हुई रहेगी, तो वो वाले चैप्टर्स उठा लो। और फिर नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में ना मैराथन 2x के स्पीड से देख लो, यानी इससे आपका टाइम सेव होगा। अगर वो 10 घंटे का मैराथन है तो आप 5 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, और वो जो बचा हुआ 5 घंटा है वो आप आपकी सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आज शाम में जो 6 7 घंटे या 5 6 घंटे, वो घंटों में आपने 2 3 चैप्टर निपटा लिए, फिर नेक्स्ट डे 5 घंटे में मैराथन कंप्लीट किया, और उसके बाद आप अपना रिमेनिंग रिवीजन कर रहे हो। तो ये मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है जिन बच्चों को मैराथन देखना है उनके लिए। और अगर कुछ बच्चों को मैराथन नहीं देखना है, और अगर उनको फिर कुछ लगता है कि कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कोई एरिया में कंफर्ट नहीं है या फिर ये एरिया मेरा छूट ही गया, रिवाइज नहीं हो पाया, तो उतने वाले पोर्शन के लिए आप मैराथन देख लो। इट्स बेटर कि मतलब पूरा ही छोड़ने से अच्छा है कि आप एटलीस्ट मैराथन देख के तो चले जाओ। तो आप ऐसे मैराथन को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो विद इन लेस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो आपने बिल्कुल ही रिवाइज नहीं किए हैं, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके पहले से छूटते आ रहे हैं और आप टाइम पे कैसे उसको डील करें। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, आप मैराथन क्विकली उतना वाला पार्ट देख सकते हो। और अगर वो पार्ट इन केस मैराथन में कवर्ड ही नहीं है तो कोई फैकल्टी की क्विकली रिविजन वीडियोस देख लो खाते खाते या फिर ट्रैवलिंग करते हुए। और या फिर क्या करो ना, AIR 1 अजय अग्रवाल सर की ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट होती है। अब यह आपके ऊपर है, डू यू वांट टू यूज़ इट और नॉट, बट मुझे वो यूज़फुल लगा था तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, आप उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके चले जाओ। तो इन केस अगर एग्जाम में गलती से वो क्वेश्चन या वो टॉपिक आ जाते हैं तो आप कुछ तो लिख पाओगे या कुछ तो अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर आपको अटेम्प्ट करना पड़े तो वो मुझे बहुत इफेक्टिव लगा। तो आप ये कर लो। नेक्स्ट चीज़ है कि कुछ बच्चों को मतलब हमें ऐसा होता है ना कि
कुछ टॉपिक में कंफर्ट ही नहीं आ रहा है। मैंने 3-4 बार उसको रिवाइज किया अभी तक के, लेकिन मुझे कंफर्ट ही नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ या फिर मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरे साथ क्या हुआ था ना, एफआर में एम्बेडेड डेरिवेटिव्स करके एक टॉपिक है, तो उसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था उसमें और हेज अकाउंटिंग में। तो दोनों की जो एंट्रीज थी उसमें आई यूज टू गेट कंफ्यूज। मैंने डाउट भी सॉल्व करने की कोशिश की, 3-4 बार मैंने मतलब वो टॉपिक रिवाइज किया था, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बट स्टिल एग्जाम के डे तक के मुझे कंफ्यूजन ही था। तो मैंने क्या किया था ना, जब एफ मतलब मैंने क्या किया था, एक कैटेगरी के टॉपिक 2 बार रिवाइज किए थे। तो जब मैं दूसरी बार रिवाइज कर रही थी तब तक के मुझे वो कंफ्यूजन था, जस्ट अ डे बिफोर एग्जाम्स। तो मैंने क्या किया, मैंने वो एंट्रीज लर्न कर ली एज इट इज़, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन तो दूर हो नहीं रहा था, अब टाइम पे क्या करूँ, तो मैंने लर्न कर ली वो एंट्रीज। एंड नेक्स्ट डे एग्जाम में वो टॉपिक, वो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर 8 मार्क्स। और मुझे एंट्री लर्न थी, मैंने एंट्री लर्न की थी, तो मैंने एज इट इज़ वहाँ पे लिख के आई। तो द जिस्ट और कंक्लूजन ये है कि अगर कोई टॉपिक है, प्रैक्टिकल है, आई नो लॉजिकली सोचना चाहिए, लॉजिकली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है, बट जस्ट अ डे बिफोर एग्जाम you cannot expect from yourself to invest much time to get your concept clarified। जो भी आपको करना था उसके लिए आपके पास लीव्स थी, उसमें आपने कर लेना चाहिए था, और अगर किया फिर भी नहीं सॉल्व हुआ, वॉट एवर द रीजन इज, नहीं हुआ रिजॉल्व, तो लर्न कर लो। क्योंकि एग्जाम में मार्क्स खोने से अच्छा है, या फिर वहाँ पे पेपर में कॉन्फिडेंस लूज करने से बेटर है कि आप लर्न कर लो, और अगर पेपर में उठ के आए तो लिखते आना चाहिए। और लर्न करने में भी ऐसा नहीं कि बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो ऐसी चीज़ है कि लर्न करके हो सकती है ना, तो कर लो भाई। क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर टारगेट शुड बी टू सिक्योर एज मच एज मार्क्स यू कैन। तो ये चीज़, ये एक लर्निंग थी मेरी, जो मैंने एफआर के पेपर से ली थी उस टाइम पे। नेक्स्ट थिंग आई वांटेड टू शेयर इज, या, आरटीपी एंड एमटीपी। तो आरटीपी एमटीपी हो सकता है कि बहुत से बच्चों ने नहीं देखी होगी पहले से, एक भी बार मतलब आरटीपी एमटीपी गो थ्रू करने का टाइम नहीं मिला हो, तो याद से 1 घंटा या आधी घंटा निकाल के एक बार आरटीपी के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स, एमटीपी के क्वेश्चंस और आंसर्स तो देख ही लेना। अगर पहले आरटीपी को देखना बाद में एमटीपी के देखना, तो होता है कभी कभी उठ के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेरे साथ आईडीटी में हुआ था, मैंने आईडीटी की आरटीपी देखी नहीं थी और मुझे पेपर के बाद पता चला था कि आईडीटी में आरटीपी से क्वेश्चंस आए थे, तो उस टाइम पे मुझे बहुत रिग्रेट फील हुआ था। तो ये रिग्रेट आपको ना हो, इसीलिए याद से एक बार आरटीपी ज़रूर देखना। भले ही वो जब आप 1.5 डेज का शेड्यूल बनाओगे ना, तो उसमें आरटीपी को भी इंक्लूड कर लेना कि इस टाइम पे मुझे आधे घंटे या 1 घंटा आरटीपी को और एमटीपी को देना है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। जो ये कुछ बातें थी जो मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगी शेयर करने के लिए आप लोगों से, सो प्लीज़ प्लीज़ डू दिस। एंड आपको ऐसे होगा कि यार 1.5 डेज ही है या फिर 2 ही दिन है, तो इतना सारा सिलेबस कैसे कवर होगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने पहले से 2-3 रिवीजन की होगी, मॉक टेस्ट दी होगी, अच्छे से 3-4 बार सिलेबस को रिवाइज किया होगा, तो 1.5 डेज में हो जाता है। इट्स जस्ट दैट आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और प्रॉपर एग्जीक्यूशन चाहिए। पैनिक मत करना, एंजाइटी होती है, आई नो, मुझे भी हुई थी, सबको होती है, दैट इज़ नॉर्मल, बट डील आपको करना है। सो जस्ट स्टे रिलैक्स एंड यस, ऑल द बेस्ट, भगवान आपके साथ है।